हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर L8 सेमीकंडक्टर L8 इस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर और उसके टाइप्स और ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसे होता है ये हमने देखा था। ट्रांजिस्टर के हमने देखा कि दो टाइप होते हैं, एक तो बायपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। बायपोलर ट्रांजिस्टर में हमने देखा कि उसी के दो टाइप है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जनरली यूज करते हैं और इस ट्रांजिस्टर के जो तीन टर्मिनल होते हैं, जो कि एमिटर, बेस और कलेक्टर। एरो एमिटर को दिखाया जाता है और एरो की डायरेक्शन ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। हमने यह भी देखा था कि करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है ही एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये एन है, तो ये एन जाएगा आपका नेगेटिव को और ये बेस जो कनेक्ट किया जाएगा वो पॉजिटिव को। मतलब एमिटर बेस ये जो जंक्शन है, इसको जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसलिए एमिटर का एरो ऐसा लगा हुआ है। एक अच्छी आइडिया है आपको जानने के लिए कि एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन समझने के लिए, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको एमिटर बेस जंक्शन जो है उसको आपको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये एरो किधर देना है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तो इसमें एरो मैंने यहाँ दिया, तो ये भी हमने कल इसके पहले के वीडियो में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि ट्रांजिस्टर के दो एप्लीकेशन होते हैं। वो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ज्यादातर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। और दूसरा एक एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर का है, वो एप्लीकेशन है आपका स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। कई डिजिटल इक्विपमेंट में हम देखते हैं व्हेन वी प्रेस द बटन ऑफ द इक्विपमेंट और द गैजेट, वो स्मूथली हम प्रेस करने के बाद में वो इक्विपमेंट, वो डिजिटल इक्विपमेंट या कोई भी एडवांस इक्विपमेंट है वो ऑन हो जाता है। तो वहां पे कुछ खट खट ऐसे बटन की आवाज नहीं आती है। वहां पे होता क्या है कि वो डिजिटली वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ होता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर का अगला हिस्सा, जो कि है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हमने देखा कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखा था, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जैसे हम वोल्टेज वैरी करते हैं उस हिसाब से करंट वैरी होता है, और उसका हमने ग्राफ निकाला था और उस ग्राफ को हमने कहा था वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। वैसे हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, ये जेनर डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। आज हम देखेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के तो तीन ही टर्मिनल होते हैं, एक एमिटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। तो कोई भी डिवाइस को जब हमें इनपुट और आउटपुट दिखाना होता है तो उस केस में लगता है हमें चार पोर्ट। एक तो इनपुट में दो टर्मिनल होना चाहिए और आउटपुट में दो टर्मिनल होना चाहिए। तो ये चार टर्मिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीन टर्मिनल है बेस, एमिटर, कलेक्ट, इसी को हम चार करेंगे। कैसे चार करेंगे, यहां पे हमने किया कि ये कॉमन एमिटर रखा है। कॉमन एमिटर रखा, इसका मतलब क्या है कि एमिटर ये कॉमन है और एमिटर और बेस से एक पोर्ट तैयार हो गया, एमिटर और बेस का एक पोर्ट तैयार हो गया। और एमिटर और कलेक्टर, एमिटर और मान लो कि ये एमिटर है और ये आपका बेस है, इसका एक इनपुट तैयार हो गया। और यहां पर हम देखेंगे कि एमिटर और ये कलेक्टर है, इसका ये आउटपुट तैयार हो गया। यानी कि ये तो हो गया कॉमन एमिटर। ट्रांजिस्टर ये कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस, ये तीनों भी इसमें यूज होते हैं। लेकिन कॉमन एमिटर ये ज्यादातर यूज होता है और वो सुपीरियर होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। इसके डिटेल में जाएंगे तो वो इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, लेकिन यहां आपको इतना ही समझना है कि कॉमन एमिटर जो होता है ये ज्यादातर यूज होता है। यहां पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है ये कॉमन एमिटर ही है, और ये जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया या मैंने यहां दिखाया है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं कि इसका हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। तो
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब ये बेस और एमिटर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये जस्ट लाइक डायोड जैसा काम करेगा, जस्ट लाइक डायोड जैसा काम करेगा। तो होगा क्या कि हमको इसमें करंट और वोल्टेज ये ऑब्जर्व करने के लिए हमको यहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे। वो कैसे लगाए मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप इतना देखिए कि ये आपका ट्रांजिस्टर है एमीटर बेस कलेक्टर का। यहाँ क्या किया है, हमको पता है कि आईबी थोड़ा भी भारी होता है तो उसके मुकाबले आईसी काफी हाई होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग टू द बेस रीजन, और वहां से तो ये बहुत कम होते हैं। इसलिए आईबी यहां लगाया हमने, एक एमीटर लगाया जो माइक्रो एम्पियर करंट को नोट करेगा। हमें पता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस, ओके, यहां से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर मतलब क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर, बहुत कम होता है। वेयरएज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर इज वेरी हाई कंपेयर टू द बेस, दैट इज 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। तो टू मेजर द करंट वी हैव कनेक्टेड द एमीटर हियर, टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर we have connected this voltmeter here, okay। ये वोल्टमीटर आपका मेजर करेगा बेस एमीटर वोल्टेज। और ये हमने देखा कि ये जो एमीटर है, ये एमीटर हम ग्राउंड करते हैं, इसलिए हम ये VBE लिखा है। ई को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। इसका मतलब ये जो ग्राउंड के मुकाबले इसका वोल्टेज, ये ग्राउंड के मुकाबले आपके बेस का वोल्टेज। इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया आपका VBE वोल्टेज जो हम मेजर करेंगे। और यहां पे हमने लगा दी बैटरी, ये बैटरी है, और बैटरी के बाद में ये रेजिस्टर यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस वैरी करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वैरी करके हम ये VBE को वैरी कर सकते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से ये वोल्टेज भी वैरी होगा। ये तो हो गया आपका इनपुट का, जहां पे ये एमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है, और ये बैटरी लगी है, और ये वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए हमने ये रेजिस्टर यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट में भी हमने क्या लगाया है, एक यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगाया हुआ है जो मेजर करेगा आपका कलेक्टर करंट, जो मिली एम्पियर में है, जो ज्यादा फ्लो होता है, वही मेन करंट होता है। उसके बाद में across this collector and emitter we have connected one voltmeter, that voltmeter will measure the output voltage as the voltage between the collector and emitter। और यहां पे एक बैटरी है, ओके, ये बैटरी VCC हम कहते हैं। तो ये बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, और वो वोल्टेज जो है रहेगा वो इसके मुकाबले काफी ज्यादा रहेगा। ये तो बात हो गई इस सर्किट की कि जब हमें कोई ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है उस वक्त हमें इनपुट में और आउटपुट में वोल्टमीटर और एमीटर लगाना होता है। ये कभी भी ख्याल में रखना कि जब आप एमीटर लगाते हो तो एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए एमीटर यहां से करंट फ्लो होगा तो बीच में एमीटर लगा हुआ है, लेकिन वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है उसे हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, मतलब बी और ई के बीच में। एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, जैसे कि बी और ई टर्मिनल है, बेस और एमीटर, इसके बीच में अक्रॉस इसके हमने लगाया है VBE वोल्टमीटर मेजर करेगा। ये तो बात होगी सर्किट की। अब हम देखते हैं कि इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा। मैं ये जो पोर्शन है, ये जो फॉर्मूला का जो पोर्शन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसे कि मैंने कहा था कि जब ये बेस एमिटर ये जो टर्मिनल है, इसे जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये तो बात हो गई जस्ट लाइक आपका पीएन जंक्शन डायोड की। जैसे पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा था कि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा होने के बाद में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब VB हम वैरी करते हैं तो क्या होगा, जब VB ये बैरियर पोटेंशियल यानी 0.7 से कम होगा तब ये डिप्लेशन रीजन जो रहेगा वो ये वैरी नहीं होगा, वो डिप्लेशन रीजन आपका पतला नहीं होगा, ओके। लेकिन जैसे आप VB को वैरी करेंगे तो होता क्या है, डिप्लेशन रीजन ये थिन होके वैनिश हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप VB 0.7 से ऊपर जाता है तो आपका करंट फ्लो होगा। और यहां पे हमने देखा है जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर
देखते हैं या निकालते हैं, उस वक्त हम VC ये जो VC है इसे हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, यहां पर मैंने एक किया है कि पहले VC को रखा है मैंने 10 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट रखा है, और मैंने वेरी किया है ये VB। ये VB जो मैंने वेरी किया तो मैंने देखा कि जैसे वो VB का वोल्टेज 0.7 वोल्ट यानी कि आपका बैरियर पोटेंशियल से ऊपर जाता है तो ये करंट ऐसा स्काई रॉकेट हो जाता है। यहां देखेंगे ये जो करंट है, जो बेस करंट है, वो माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेस रीजन से, तो वो जो करंट फ्लो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। तो हमने देखा कि दो बार हमने इसको ऑब्जर्व किया, एक तो हमने VC को रखा 10 वोल्ट कांस्टेंट और हमने ऑब्जर्व किया VB और IB, और नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि हमने वेरी किया, हमने चेंज किया VC को 12 वोल्ट। जब VC को हमने 12 वोल्ट किया और उस केस में जो हम VB वेरी किया तो ग्राफ सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। कहने मतलब क्या है कि यदि ये ट्रांजिस्टर को हमें यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, तो दिस VB शुड नॉट बी लेस देन 0.7 वोल्ट। जब ट्रांजिस्टर को हमें यूज करना है एज एन एम्पलीफायर तो ये VB जो है ये 0.7 से कम नहीं चलेगा। यदि 0.7 से कम होगा तो ये IB कुछ होगा ही नहीं, और हमें पता है कि जैसे हम IB वैरी करते हैं तो उस हिसाब से IC वैरी होता है। ये ट्रांजिस्टर इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसमें बेस तो होता है थिन, लेकिन सारा काम ये IB यानी कि बेस करंट करता है। थोड़ा भी हम बेस करंट वैरी करते हैं तो उसके मुकाबले ये जो कलेक्टर करंट है वो काफी वैरी होता है। तो इन शॉर्ट, the behavior of the transistor in input characteristics is just like PN जंक्शन डायोड। और उसका जो हम ग्राफ निकालते हैं या हमने देखेंगे कि PN जंक्शन डायोड का ग्राफ और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर का ग्राफ ये सेम होता है। 0.7 के बाद में करंट राइज होता है, स्काई रॉकेट होता है। यहाँ पे हमने दो VC के वोल्टेज को कांस्टेंट रख के ग्राफ ड्रॉ किया। ये तो बात होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर की। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर करके यूज करना है तो उसका ये जो VB है ये तो 0.7 से कम चलेगा ही नहीं। ये तो बात होगी आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर की। अब देखते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है। हम देखा कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, यानी कि इनपुट हम देंगे तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा आउटपुट हमें लगेगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में हम ये जो IB है यानी जो बेस करंट है उसे हम कांस्टेंट रखते हैं, और हम वेरी करते हैं VC। हम देखा VC यहां पे हमें मिल रहा है, जो यहां पे जो बैटरी लगा है और यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेड, उसको वेरी करके हम वेरिएबल VC हमें मिल सकता है। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया VC वर्सेस IC, और जब हम VC वेरी करेंगे जब तक 0.3 वोल्ट रहेगा तब तक यहां पे ये जो करंट है आपको दिखाई नहीं देगा। जब ये करंट हमने IB इक्वल टू 0 रखा तो जब IB 0 है तो यहां देखेंगे आप हार्डली एनी करंट, यानी IB 0 जब था तब IC उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। और हम ये भी देखते हैं कि यदि बेस का करंट कुछ भी ना हो तो ट्रांजिस्टर तो आप एज गुड एज ऑफ ही चलेगा। तो यहां पर हम वेरी करेंगे VC वेरी करेंगे। VC जैसे हमने बढ़ाया तो हम देखा कि ये जो करंट का ग्राफ है ये ऐसे शेप में जा रहा है। तो हमने यहां पे ऑब्जर्व किया 5 स्टेजेस। पहले स्टेज में हमने देखा कि IB इक्वल टू 0 रखा हमने। IB इक्वल टू 0 रखने के बाद में देखा तो ये ग्राफ लगभग 0 IC दिखा रहा है। लेकिन जैसे हमने 10 मिली एम्पेयर पे रखा, 10 माइक्रो एम्पेयर पे रखा किसको, ये IB को, तो IB को 10 माइक्रो एम्पेयर पे रखने के बाद में जब हम VC वेरी करते हैं तो देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये ऐसा स्टेडी हो जाता है। ये 2 मिली एम्पेयर पे ये हमको ये स्टेडी करंट मिल रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि यदि हम IB को 20 माइक्रो एम्पियर रखते हैं, IB बढ़ाकर हमने 20 माइक्रो एम्पियर रखा, और जब हम VC को वेरी करेंगे तो ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन ये जो IC है ये बढ़ जाएगा। IC ये 4 मिली एम्पियर हो जाएगा और ये स्टेडी करंट फ्लो होगा। वैसे ही जब हम IB को 30 माइक्रो एम्पियर या 40 माइक्रो एम्पियर रखेंगे तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसका मतलब क्या होगा कि VC ये वैरी हो रहा है उसके हिसाब से आपका IC वैरी होगा, लेकिन कब, वो 0.3 वोल्टेज के बाद में। मतलब क्या होगा, 0.3 वोल्टेज से पहले
0.3 वोल्टेज, VC मान लो आपका 0.3 वोल्टेज से कम है, तो ये एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये आपका जो ट्रांजिस्टर है ये एम्पलीफाई नहीं करेगा, एंड वी कैन नॉट यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वेयर द VC इज लेस देन 0.3 वोल्ट। तो इस प्रकार हम देखें कि IB को हमने कांस्टेंट रखा, इसका मतलब क्या है कि हमने उसके 5 अलग अलग वैल्यूज लिए और हमने यहां पर VC वर्सेस IC इसका ग्राफ ड्रॉ किया, वो ग्राफ आया आपका इस प्रकार। तो ये जो रीजन है आपका ट्रांजिस्टर का, ये जो रीजन है आपका ट्रांजिस्टर का, यही रीजन हम यूज करते हैं एज अ एक्टिव रीजन। यानी कि कभी हमको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हमको ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करना पड़ता है। उसके दूसरे जो दो रीजन है वो होते हैं सैचुरेशन एंड कट ऑफ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना ख्याल में रखिए कि टू यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी हैव टू यूज द ट्रांजिस्टर इन दिस रीजन। उसमें आगे लोड लाइन और क्यू फैक्टर वगैरह काफी चीजें हैं वो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के सिलेबस में होता है कि लोड लाइन और क्यू फैक्टर, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहां आपको इतना ख्याल रखना है कि IB को कांस्टेंट रख के यू विल हैव टू वेरी द VC, एंड व्हेन यू वेरी द VC अकॉर्डिंगली IC दैट इज इन मिली एम्पियर विल वेरी, एंड दिस विल बी ग्राफ, एंड दिस रीजन इज यूज्ड एज अ एक्टिव रीजन फॉर द एम्पलीफिकेशन। तो ये तो हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट का हमने वोल्टेज और करंट को ऑब्जर्व करके यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और आउटपुट में भी हमने ये जो वोल्टेज है और ये जो आपका करंट है IC, इसके रीडिंग लेकर हमने इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है, वो इस प्रकार आया है। ये तो होगी आपकी ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी कोई एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर डिजाइन करना होता है तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो पहले उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर देखते ही हैं, उसके बाद ही सर्किट का डिजाइन करते हैं। अब यहां पर हम कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए यूजफुल होंगे। तो हमने देखा कि 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन goes to कलेक्टर, ओके, और आपका जो 5% जो इलेक्ट्रॉन वो बेस से पास होते हैं। तो हमने देखा कि IC जो कलेक्टर करंट है इट इज वेरी हाई कंपेयर टू IB, एंड IC इज वेरी हाई कंपेयर टू IB। मैंने बताया आपको कि IB ये माइक्रो एम्पियर में है तो IC ये मिली एम्पियर में है। तो थोड़ा भी IB हम वैरी करते हैं तो उसके मुकाबले IC काफी वैरी होता है, ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था। तो अप्लाइंग द किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ करंट गोइंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। मतलब IE यानी यहां का जो करंट है, IE जो करंट है ये करंट इक्वल टू IB यानी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहाँ IB तो काफी स्मॉल है, यानी IE एज गुड एज इक्वल टू IC है। तो ये है अल्फा, जो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू IC यानी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द एमिटर करंट, यानी अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। और बीटा DC का जो फॉर्मूला बीटा यानी कि इसको करंट गेन कहते हैं। करंट गेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्पलीफायर में, क्योंकि जितना गेन अच्छा है उतना एम्पलीफायर अच्छा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसा मानते हैं। तो बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB यानी इट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ये दोनों फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है, आपको ख्याल रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है IE इक्वल टू IB प्लस IC, इसको हम डिवाइड करेंगे IC से। फिजिक्स में जब आप डेरिवेशन निकालेंगे या डेरिवेशन देखेंगे उसमें ऐसे ही होता है, इस एक चीज को दूसरे से डिवाइड करो, किसी को मल्टीप्लाई करो, ये करने के बाद में आपको कुछ ब्यूटीफुल अच्छे फॉर्मूले मिलते हैं। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, इसको हम डिवाइड करेंगे IC से, तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा IE डिवाइड बाय IC और IB प्लस IC डिवाइड बाय IC। इसको हम और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC, IC कट हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी IC डिवाइड बाय IC इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, IE अपॉन IC इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन अल्फा DC, इसका उल्टा है ना। तो 1 अपॉन अल्फा DC इक्वल टू 1 अपॉन बीटा DC, ओके, प्लस 1। इसको रीअरेंज करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा DC इक्वल टू बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। ये तो फॉर्मूला हो गया आपका अल्फा का। इसी प्रकार जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो बीटा के फॉर्म में क्या मिलेगा हमको, बीटा यानी क्या, बीटा यानी कि करंट गेन यानी कि IC डिवाइड बाय IB। तो बीटा DC इक्वल टू क्या रहेगा, अल्फा DC अपॉन
1 माइनस बीटा डीसी, 1 माइनस बीटा डीसी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया करंट गेन का, बीटा डीसी इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा डीसी। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर और उसके फॉर्मूलेज जो अल्फा और बीटा के जो आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज आएंगे। मैं फिर से एक बार ये रिवाइज करूंगा कि ट्रांजिस्टर का जब हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये कॉमन एमिटर इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। मतलब क्या है कि एमिटर ये इसका आपका कॉमन है और हमने एमिटर को लिया और बेस का टर्मिनल लिया, ये होगा आपका इनपुट। और यहां पर हमने देखा कि एमिटर और कलेक्टर ये हो गया आपका आउटपुट। यानी कोई भी जब आप इनपुट आउटपुट आप डिवाइस देखते हैं तो उसमें 2 टर्मिनल इनपुट होते हैं और 2 टर्मिनल आउटपुट होते हैं। तो हमें यहाँ तो ट्रांजिस्टर के 3 ही टर्मिनल है, तो हमको एक टर्मिनल कहां से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन एमिटर हमने यूज किया है। इसी प्रकार आप कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन एमिटर ये ज्यादा सुपीरियर है और उसमें आपको एम्प्लीफिकेशन अच्छा मिलेगा। तो ये जो आपका इनपुट है, इनपुट में हमने बेस करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया जो माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करेगा। यहाँ वीबी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ का वोल्टेज वैरी करने के लिए हमने ये रेओस्टेट लगाया जो वैरी करेगा तो उस हिसाब से ये वोल्टेज वैरी होगा। तो आपका इनपुट का होगा। इसका जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला तो कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड जैसा हुआ और हमने देखा कि जब तक ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता है, यानी कि डिप्लेशन रीजन क्रॉस नहीं होता है, यानी 0.7 वोल्ट, तब तक ये करंट फ्लो नहीं होता है आईवी में। इसका मतलब वी कैन नॉट यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बिलो दिस वीबी 0.7 वोल्ट। तो ये कैसे हमने देख लिया। ये कैसे हमने 2 वीसी के लिए देखी। पहला वीसी हमने कांस्टेंट रखा 10 वोल्ट और दूसरा वीसी हमने कांस्टेंट रखा 12 वोल्ट। तो ये हमें ग्राफ मिला जो कि पी इंजेक्शन डायोड के लिए सही है। और जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर देख रहे थे तो उस टाइम में हम ये जो आउटपुट की जो 2 टर्मिनल है एमीटर और कलेक्टर, इसके अक्रॉस हमने एक वीसी वोल्ट मीटर लगाया जो मेजर करेगा वीसी वोल्टेज और कलेक्टर करंट जो कि बहुत ज्यादा होता है आईवी के मुकाबले। तो ये मेजर करने के लिए हमने मिली एम्पियर का एमीटर लगाया है। ये आपने यहां कनेक्ट किया है। एम्पियर मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस इन पैरेलल। ओके, तो यहां देखा हमने कि ये जो वीसी है, वीसी हम जब वैरी किया, वीसी वैरी करेंगे उसके हिसाब से आपका आईसी वैरी होगा। और इस केस में हम आईबी को कांस्टेंट रखते हैं। इस केस में हम आईबी को कांस्टेंट रखते हैं। आईबी पहले 0 लेंगे, फिर 10 माइक्रो एम्पियर, फिर 20 माइक्रो एम्पियर, फिर 30 और 40 माइक्रो एम्पियर। और जब ये अलग अलग बेस करंट रखने के बाद में जब हम वीसी वैरी करेंगे तो उसके उस समय जब आईसी वैरी होगा वो ऐसे देखेंगे, इसका ग्राफ ऐसे रहता है। यहां आप देखेंगे ये जो रीजन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके पहले का जो रीजन है वो 0.3 वोल्ट के पहले जस्ट ये आईसी ऊपर मुड़ रहा है। तो ये 0.3 के पहले का जो रीजन है वो रीजन में हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए यही वो रीजन है, इतना जो रीजन है जो आपका एक्टिव रीजन कहा जाता है और उसी रीजन में हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये तो हो गया आपका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको ये डायग्राम भी समझा दिया और ये आपको ये बात फॉर्मूले की हमने देखा कि एमीटर करंट इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये बेस करंट तो काफी कम होता है। मैं तो यहां लिख सकता हूं कि आई इज एज वेल एज इक्वल टू आईसी। यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो आई है, ये जो आई है, इट इज एज गुड एज इक्वल टू आईसी। ओके, ये आई मेरा हैंड राइटिंग जरा ठीक नहीं है। आई इक्वल टू एज गुड एज आईसी। ये 2 फॉर्मूले आप ख्याल में रखो। अल्फा इक्वल टू, अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट एंड बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, दैट इज द करंट गेन। जो करंट गेन ये बहुत एम्पलीफायर में गेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से हम क्या कहेंगे, आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। यानी जो एमिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो करंट वो है बेस करंट और कलेक्टर करंट का एडिशन। तो इस फॉर्मूले को आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी को डिवाइड करेंगे हम आईसी से, तो हमें क्या मिलता है, आई अपॉन आईसी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डीसी। इसका उल्टा हो जाएगा,
आई से अपन आई है तो यहाँ पे आई अपन आई सी, इसका नहीं उसका उल्टा उल्टा हो गया, 1 अपन अल्फा डी सी इक्वल टू 1 माइनस बीटा डी सी प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू मिल रहा है बीटा डी सी अपन 1 प्लस बीटा डी सी, और बीटा इक्वल टू यानी कि करंट गेन इक्वल टू अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस बीटा डी सी। ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम में आएंगे। दो जो फॉर्मूले आपके हैं, ये और ये वाला फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी कि जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के हिसाब से यूज करना है तो कैसे हम यूज करेंगे वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। और उस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। हम देखा कि इलेक्ट्रिकल के जो स्विच होते हैं वो तो आप खाट खाट ऑन ऑफ करते हैं, उसका आवाज भी आता है, ओके, वो तो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच करेंगे उस वक्त क्या होता है कि आप बेस है, ये बेस को आप कट या ऑन ऑफ करके आप ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और दैट्स इट, थैंक यू।